Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Anur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में भी हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के यूनिट नंबर 4 कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ही कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। हम अपने आप पहला टॉपिक जो कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम के बारे में है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हॉल्टिंग प्रॉब्लम होती क्या है, इसको समझने से पहले कुछ फ्यू टर्म्स हैं जो आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है सबसे पहले कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। अब कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी क्या कहती है? ये फील्ड बेसिकली स्टडी करती है उन प्रॉब्लम्स को जिनको सॉल्व किया जा सकता है कंप्यूटर के थ्रू, यानी किसी मशीन के थ्रू हम जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये फील्ड उन चीजों को स्टडी करती है। इसके अलावा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी या सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी आप उस चीज को कहते हो कि एल्गोरिदम को रन करने के लिए, एल्गोरिदम को सोल्यूशन ड्राइव करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि ये डील करता है कि कितने एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सकता है इन टर्म्स ऑफ उनकी टाइम भी और उसका स्पेस भी। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो आपने अंडरस्टैंड करनी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज डिसीजन प्रॉब्लम्स। डिसीजन प्रॉब्लम्स उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जिनके दो पॉसिबल आउटपुट ही होते हैं, या यस या नो। इन कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी दोनों में डिसीजन प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम ही होगी जिसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। एंड ट्यूरिंग मशीन क्या होती है? ट्यूरिंग मशीन बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है कंप्यूटेशन का, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो किसी प्रॉब्लम का। ये एक जनरल एग्जांपल है एक सीपीयू की जो कंट्रोल करता है डेटा मैनिपुलेशंस को डन बाय द कंप्यूटर। ट्यूरिंग मशीन जो होती है इट कैन बी हॉल्टिंग एज वेल एज नॉन हॉल्टिंग विद द एल्गोरिदम। अब हॉल्टिंग और नॉन हॉल्टिंग क्या होता है? हॉल्टिंग ये होता है कि बेसिकली एल्गोरिदम को दिया, उस एल्गोरिदम में कोई इनपुट्स थी और उस एल्गोरिदम का काम था कि वो कोई सोल्यूशन ड्राइव करे। हॉल्टिंग इस चीज को कहते हैं कि हॉल्ट कर जाता है, यानी एल्गोरिदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और रुक जाता है। नॉन हॉल्टिंग इसे कहते हैं बेसिकली कि आपका एल्गोरिदम एक फॉरएवर लूप में चला जाएगा और वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये होता है हॉल्टिंग एंड नॉन हॉल्टिंग। अब हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है? हॉल्टिंग प्रॉब्लम ये कहती है कि क्या हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हमें ये बताए कि अगर हम उसे कोई कोड देते हैं और कोई इनपुट वैल्यूज देते हैं तो हमें वो ये बता दे कि ये कोड रुक जाएगा, सक्सेसफुली फिनिश हो जाएगा, या ये कोड किसी फॉरएवर लूप में चला जाएगा। हॉल्टिंग मीन्स टर्मिनेटिंग, यानी रुक जाना, स्टॉप हो जाना। हॉल्टिंग मीन्स दैट अ प्रोग्राम ऑन सर्टेन इनपुट विल एक्सेप्ट इट एंड हॉल्ट, और रिजेक्ट इट एंड हॉल्ट, एंड इट वुड गो इन अ फॉरएवर लूप। इसका आंसर ये है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख सकते जो हमें ये बता दे कि कोई कोड सक्सेसफुली रन हो सकता है या नहीं हो सकता। दिस मीन्स हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है ये एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या रीजन है, हम वो देखते हैं। हम इसको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते कि अगर हम हाइपोथेटिकली ये सोच भी ले कि कोई ऐसा हमने प्रोग्राम बना लिया जो हमें ये बता दे कि कोई कोड हॉल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उस केस में क्या सिचुएशन होगी? उसमें यही होगी ना कि आपका एक प्रोग्राम होगा पी जिसमें आप कोई इनपुट दे रहे हो आई, अगर तो वो यस रिटर्न करता है तो इसका मतलब कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर वो नो रिटर्न करता है तो इसका मतलब हम फॉरएवर लूप में जा रहे हैं। यही हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। अब इससे क्या होगा कि हम एक पैराडॉक्स क्रिएट कर लेंगे, यानी कि ये कोड जो है ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ ले जाएगा, हमारी बात की कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ एकर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मैं अब आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी और एग्जांपल्स आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि क्यों हम कोई ऐसा प्रोग्राम जनरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक टीचर हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास गेम्स बना के लाए हैं। अब आपको यू आर स्मार्ट एंड यू कैन प्ले गेम, आप ये देख सकते हो कि वो कैसे काम करती है। अब एक स्टूडेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि टीचर आई हैव मेड अ गेम, मैंने गेम बनाई है बट मुझे पता नहीं कि क्या ये गेम कभी रुकेगी या ये फॉरएवर गेम चलती रहेगी। अब आप सोचते हो और आप कहते हो कि हमें कोई ऐसी मैजिक मशीन बना लेते हैं जो हमें ये बता दे कि क्या ये गेम रुक जाएगी या फॉरएवर चलती रहेगी, और हम विदाउट प्लेइंग ये देख सके, यानी मुझे खेलना ना पड़े, मैं अभी पहले ही कोई किसी मशीन में आपकी गेम देख के देखती हूँ और अगर मुझे मशीन बता देती है कि क्या आपकी गेम फॉरएवर चलती रहेगी कि आपकी गेम रुक जाएगी। ये बिल्कुल हॉल्टिंग प्रॉब्लम की तरह एक सिचुएशन आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या हम कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा
रोबोट बना सकते हैं जो किसी दूसरे प्रोग्राम को या किसी दूसरे कोड को देख के बता दे कि ये रुक सकता है या नहीं रुक सकता? तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक ऐसा मैजिक रोबोट बना लिया है जिसको हमने हॉल्टी कहा है, जो हमें ये बता देगा कि अगर तो गेम एंड हो जाएगी तो वो हमें कह देगा कि हाँ आपका प्रोग्राम सही है, ये हॉल्ट कर जाता है सक्सेसफुली, और अगर गेम एंड नहीं होगी तो हमें नो रिटर्न कर देगा और कहेगा कि आपका प्रोग्राम फॉरएवर लूप में चला गया। सो अब हमारे पास ट्रिक क्या है यहाँ पे कि व्हाट इफ समवन गिव्स हॉल्टी अ वेरी ट्रिकी गेम। कोई हॉल्टी को एक ऐसी बहुत ट्रिकी गेम दे देता है जो हॉल्टी को इटसेल्फ यूज कर होता है अपने अंदर इसको कंफ्यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक गेम ऐसी है, जो गेम है वो ये कर रही है कि वो अगर हॉल्टी सेज इट विल स्टॉप तो वो फॉरएवर रन करती रहेगी गेम, और अगर हॉल्टी से कहता है कि इट विल रन इनटू अ लूप, फॉरएवर लूप में चली जाएगी, तो आप वो गेम इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। तो अब इसमें आपके पास क्या हुई, एक कंफ्यूजन आ गई कि यानी अगर तो ये कहता है यस स्टॉप कर जाओ तो वो गेम के अकॉर्डिंग तो उसको गेम को फॉरएवर चलता रहना चाहिए, और अगर हॉल्टी कह देता है कि लूप है ये स्टॉप नहीं करेगी तो गेम इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। सो आपको एक पैराडॉक्स आ जाता है, एक ट्रैक आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, यानी कि आप दोनों केसेस में रॉन्ग हो। अगर आप स्टॉप भी कर देते हो और गेम को फॉरएवर लूप में चला देते हो तो वो भी रॉन्ग है, और अगर लूप होती है उसमें और आप इमीडिएटली स्टॉप कर देते हो तो ये भी एक रॉन्ग चीज हो जाएगी। यानी कि हमने ये चेक करके भी, हाइपोथेटिकली रोबोट बना के भी, अगर उस रोबोट को कोई ट्रिकी इनपुट आ जाए तो वो भी कॉन्ट्रोडिक्ट कर देगा अपनी ही बात को और वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यानी कि इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि कोई ऐसी चीज नहीं है या कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी रोबोट हम नहीं बना सकते कि जिसके थ्रू हम ये चेक कर सके कि अभी मैंने प्रोग्राम रन नहीं करना, मैं इसको रन नहीं करना चाहती, बस मुझे इसको देख के ही आप बता दो कि क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा कि ये किसी फॉरएवर लूप में चला जाएगा। तो ऐसा कुछ भी हम नहीं बना सकते। सो इससे हमें कंप्यूटर्स की लिमिटेशन पता चलती है कि किस लिमिट तक कंप्यूटर काम कर सकते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनहेरिटेडली अनसॉल्वेबल होती है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मशीन कितनी पावरफुल है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, जिनमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हम कोड को देख के नहीं बता सकते कि कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा या फॉरएवर लूप पे चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का दैट इज सूडो कोड। अब सूडो कोड का मतलब होता है फॉल्स कोड, यानी ये वो कोड होता है जो ऑब्वियसली आप कंप्यूटर को दो तो कंप्यूटर ना इसको प्रोसेस कर पाएगा, ना ही आपको इसके अगेंस्ट को आउटपुट जनरेट करके दे सकेगा। ये सिंपल आपकी इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सिंपल सी, जो आप अपने लिए लिखते हो कि मैं अपने प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करूंगा और ऐसे एग्जीक्यूट कर सकूंगा। सो सूडो कोड बेसिकली इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू समवन जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस नहीं आती, तो आप उसको सूडो कोड के जरिए अपना प्रोग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी ऐसे बंदे को जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस यानी सी प्लस प्लस, पाइथन, इन सबसे वो फेमिलियर नहीं है, तो उसको आप सूडो कोड के थ्रू बता सकते हो कि मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा अपना कोड। When learning a program, it is important to write pseudo code because it helps you clearly understand the problem that you are trying to solve. So pseudo code आपको मदद करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाह रहे हो उसको आपको अंडरस्टैंड कर सको, उसको अच्छे से समझ सको। सूडो कोड क्यों प्रेफर किया जाता है, उसकी रीजंस ये हैं बेसिकली कि फ्लो चार्ट के ऊपर हम इसको इसलिए प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना नीटली जरा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। सूडो कोड फिट्स मोर इजीली ऑन अ पेज ऑफ पेपर। तो फ्लो चार्ट जाहिर है अगर बहुत एल्गोरिथम ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स है तो फ्लो चार्ट बहुत लंबा बनेगा, उसके कंपैरिजन में सूडो कोड इजीली एक पेज ऑफ पेपर पे फिट आ सकता है। सूडो कोड कैन बी रिटन अ वे दैट इज वेरी क्लोज टू रियल प्रोग्राम कोड। सो सूडो कोड इस स्टेप्स में लिखा जाता है कि आप सूडो कोड को देखते हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख सकते हो और सिंपली आपने सिर्फ सिंटेक्स ही ऐड करना होता है सूडो कोड के बाद। सूडो कोड टेक लेस टाइम टू राइट देन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के कंपैरिजन में सूडो कोड लिखने में कम टाइम लगता है। एडवांटेजेस ऑफ सूडो कोड क्या है कि ये आप किसी भी वर्ड प्रोसेसर पे, किसी भी वर्ड फाइल पे इजीली लिख सकते हो। इसमें चेंजेस करना ज्यादा आसान होता है। इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स आपके लूप्स के, नेस्टिंग के, ये अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकता है। एल्गोरिथम को बहुत आसानी से आपको क्लैरिफाई हो जाता है कि मैंने किस एल्गोरिथम में किस तरह स्टेप्स को लेके चलना है, कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद परफॉर्म करना है, उसमें आपकी आसानी हो जाती है। ऑब्वियसली सूडो कोड आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, जो आप अपने प्रोसेस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हो, कि उसमें हेल्प करता है कि आप सूडो कोड्स लिख के रख लेते कि मैं ये अप्रोचेस एक्सपेरिमेंट करूंगा, सूडो कोड की फॉर्म में उनको लिख के रख लेते हो। डॉक्यूमेंटेशन आपकी आसान हो जाती है डिजाइन की। प्रोवाइड्स एडिशनल लेवल एट विच इंस्पेक्शन कैन बी परफॉर्म। सो ये भी एक लेवल आ जाता है आपका कि आप सूडो कोड जब लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम या कोई एरर आप सूडो कोड के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा कहाँ पे एरर आ सकता है। सो एक एडिशनल चेक आ जाता है आपका एरर का।
helps to trap defects before they become code. So code से पहले ही कोई डिफेक्ट है या कोई एरर है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, rather than कि आप किसी लैंग्वेज में कोड लिखो और आपका मशीन के ऊपर एरर आ जाए. Increase readability, पढ़ना आसान हो जाता है. It can easily be modified as compared to flowchart. Again मॉडिफिकेशन आसान हो जाती है फ्लो चार्ट के कंपैरिजन में. इट कैन बी रेड एंड अंडरस्टूड इजीली, आसानी से आप पढ़ भी सकते हो, इसको समझ भी सकते हो आसानी से. अगेन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसमें है कि ये विजुअल नहीं होता. जैसे फ्लो चार्ट आपके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, तो इसकी कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, सिंपल इंग्लिश की स्टेटमेंट्स होती हैं. ये क्रिएट करती है एक एडिशनल लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टू मेंटेन. अब ज़ाहिर आप सूडो कोड लिख रहे हो तो आपने इनको मेंटेन करना है, सो एक एडिशनल लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ओवरहेड आ जाता है. इसके अलावा इंट्रोड्यूसेस एरर पॉसिबिलिटीज व्हाइल ट्रांसलेटिंग टू कोड, जहां पे ये आपकी इस चीज में हेल्प कर सकता है कि शायद कोड लिखने से पहले ही आप इसके थ्रू एरर आइडेंटिफाई कर सको. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप जब सूडो कोड से देखते देखते कोड लिख रहे होते हो तो आपके ऐसा होता है कि कोड में आपके एरर आने के चांसेस हो जाते हैं कि आप सिंटेक्स इग्नोर कर देते हो और आप उस तरह ही बस लिखना स्टार्ट कर देते हो और आप कोड की जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हो. देयर इज नो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, सो इट वेरीज वाइडली फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. अब सूडो कोड लिखने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से, अपनी इंग्लिश के हिसाब से, अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से लिखता है, तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है. We do not get a picture of the design. Again, फ्लो चार्ट के कंपैरिजन में आप देखो तो फ्लो चार्ट में तो आपको एक पिक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है डिजाइन की, अपने स्टेप्स की, अपने एल्गोरिथम की. इसमें आपको वो चीज नहीं मिलती, इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स ही मिलती हैं. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स है सूडो कोड की बेसिकली, कि अगर तो सम फाइंड करना है 2 नंबर्स का तो उसका सूडो कोड कैसे लिखेंगे. स्टार्ट एंड एंड ऑब्वियसली वैसे का वैसे ही रहेगा. स्टार्ट के बाद आपने बेसिकली सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख दिया कि मैं 3 न्यूमेरिक वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, नंबर 1, num1, num2 एंड सम. उसके बाद आपने कहा कि मैं डिस्प्ले कराऊंगा एंटर द फर्स्ट नंबर, यानी मैं ये स्टेटमेंट डिस्प्ले कराऊंगा. मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ नंबर 1 को. फिर मैं स्टेटमेंट डिस्प्ले कराऊंगा एंटर द सेकेंड नंबर. फिर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ नंबर 2 को. फिर मैं कंप्यूट करूंगा सम के वेरिएबल में नंबर 1 एंड नंबर 2 को ऐड करके मैं सम के वेरिएबल में रखवा दूंगा. एंड देन मैं डिस्प्ले कर दूंगा सम ऑफ दीज नंबर और वहां पे मैं सम प्रिंट करा दूंगा. सो आपने देखा ये एक्चुअल कोड लिखने से जरा ज्यादा करीब है आपके एक्चुअल कोड के. आप सूडो कोड ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है कि आप एक्चुअल कोड भी ऐसे ही लिख रहे होगे. बस डिफरेंस यहाँ पे आता है कि ये इंग्लिश की स्टेटमेंट्स है और एक्चुअल कोड में आपका सिंटेक्स आ जाता है जो कि हर लैंग्वेज का चेंज होता है. C++ का लिखने का डिफरेंट तरीका आ जाएगा, पाइथन का लिखने का डिफरेंट तरीका आ जाएगा. सो अगेन सूडो कोड आपका कोड लिखने में आपका एक अच्छा एक स्टेप है कोड लिखने से पहले कि आप इसके थ्रू अपना ड्राफ्ट बना लो एंड देन आप उसको अपने कोड में कन्वर्ट कर दो. ये कुछ और एग्जांपल्स हैं सूडो कोड की बेसिकली, जिसमें आप फाइंड कर रहे हो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, जिसमें आपकी इफ एल्स की स्टेटमेंट की ये नेस्टिंग आ गई. यहाँ पे आप देख रहे हैं नेस्टिंग ज्यादा अच्छे से आपको आइडेंटिफाई हो रही है. सो इसको भी आपके लिए कोड में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है और ज्यादा कोड लुकिंग आपका एल्गोरिथम हो जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें हमने सूडो कोड कैसे लिखते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड होता है. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.